दोस्तों, इस फिल्म की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला भाग खत्म हुआ था। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम इस फिल्म के दूसरे भाग की पूरी कहानी जानने वाले हैं। कहानी की शुरुआत समुद्र के बीच तैरती एक छोटी सी नाव से होती है। इस नाव में रिचर्ड, उसकी पत्नी एमेलिन और उनका छोटा बच्चा मौजूद होते हैं। कुछ समय बाद रिचर्ड के पिता अपने क्रू की मदद से उस नाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वे अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रिचर्ड और एमेलिन अब इस दुनिया में नहीं रहे होते, जबकि उनका छोटा बेटा अभी भी जिंदा होता है। बच्चा बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, रिचर्ड। सभी लोग यही समझ लेते हैं कि शायद बच्चे का नाम भी रिचर्ड ही है, जबकि असलियत में उसका नाम पैडी होता है। इसके बाद कहानी एक महिला पर शिफ्ट होती है जिसका नाम सारा है। सारा एक विधवा होती है और उसकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम लिली है। जब सारा उस अनाथ बच्चे को देखती है तो उसका दिल पसीज जाता है। वह उसे अपने बेटे की तरह अपनाने का फैसला करती है और अपने साथ रखने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग जहाज से अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में जहाज पर एक बेहद खतरनाक और लाइलाज बीमारी फैल जाती है। देखते ही देखते ज्यादातर लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहाज के लोग फैसला करते हैं कि सारा और दोनों बच्चों को एक छोटी नाव में बैठाकर समुद्र के हवाले कर दिया जाए। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज इन्हें देख ले और इनकी जान बच जाए। यह जिम्मेदारी कैंडी नाम के एक आदमी को दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जल्द ही सारा को एहसास हो जाता है कि कैंडी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। कुछ देर बाद दोनों बच्चे प्यास से रोने लगते हैं। सारा कैंडी से थोड़ा पानी मांगती है, लेकिन वह साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि उनके पास पानी बहुत कम है और वह उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। बच्चों का रोना लगातार बढ़ता जाता है। इससे कैंडी का गुस्सा भी बढ़ने लगता है। वह सारा से बच्चों को चुप कराने के लिए कहता है, लेकिन छोटे बच्चे भला अपनी प्यास कैसे रोक सकते थे। गुस्से में अंधा होकर कैंडी दोनों बच्चों को उठाता है और उन्हें समुद्र में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, सारा पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है और आखिरकार सारा कैंडी को समुद्र में धक्का दे देती है, जहां उसकी मौत हो जाती है। अब समुद्र के बीच सारा अकेली रह जाती है। उसके साथ सिर्फ दोनों बच्चे और वह छोटी नाव होती है। उसे ये भी नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है, इसलिए वह बस किस्मत के भरोसे समुद्र में बहती रहती है। एक दिन जब सारा की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसकी नाव समुद्र के बीच मौजूद एक सुनसान द्वीप के किनारे पहुंच चुकी होती है। वो दोनों बच्चों को लेकर किसी तरह किनारे तक पहुंचती है। बच्चे बहुत प्यासे होते हैं, इसलिए सारा उन्हें नारियल का पानी पिलाती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस द्वीप पर खाने के लिए फल और पीने के लिए साफ पानी की कोई कमी नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि यह जगह उस छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल अनजान नहीं होती। दरअसल यही वह द्वीप था जहां रिचर्ड और एमेलिन कई सालों तक रहे थे। उनका बेटा भी यहीं पैदा हुआ था, इसलिए पैडी इस जगह को पहचानने लगता है और सारा को एक खास दिशा में ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है। ये वही झोपड़ी होती है जिसे रिचर्ड और एमेलिन ने अपने हाथों से बनाया था। जब सारा झोपड़ी के अंदर जाती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है। घर के अंदर लगभग हर चीज वैसे ही रखी होती है जैसी कई साल पहले छोड़ी गई थी। उधर छोटा बच्चा अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। उसे यह नहीं पता होता कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसे उदास देखकर सारा उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। यहीं से सारा फैसला करती है कि जब तक कोई उनकी तलाश करते हुए इस द्वीप पर नहीं आता, तब तक वह दोनों बच्चों के साथ यहीं रहेगी और हर हाल में जिंदा रहने की कोशिश करेगी। एक रात जब सारा बच्चों को सुलाकर आराम कर रही होती है, तभी दूर कहीं से ढोल बजने जैसी आवाज सुनाई देती है। आवाज लगातार तेज होती जाती है। सारा घबरा जाती है और बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। डर के मारे वह तुरंत वापस झोपड़ी के अंदर आ जाती है। समय बीतता जाता है और इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वही रहस्यमयी ढोल की आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार सारा पूरी झोपड़ी की तलाशी लेती है। तभी उसे एक पुराना कागज मिलता है जिस पर रिचर्ड और एमेलिन का लिखा हुआ संदेश होता है। उसमें लिखा होता है कि यह ढोल की आवाज हर 3 महीने में सुनाई देती है। यह आवाज उन आदिवासी लोगों की होती है जो समय समय पर इस द्वीप पर आकर अपने धार्मिक अनुष्ठान और बलि की रस्में निभाते हैं। ये सच जानकर सारा और भी ज्यादा डर जाती है। अब जब भी उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है, वह झोपड़ी की सारी रोशनी बुझा देती है और दोनों बच्चों को सख्त हिदायत देती है कि वे कभी भी द्वीप के उस हिस्से की तरफ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और देखते ही देखते पूरे 8 साल गुजर जाते हैं।
इतने लंबे समय में सारा और दोनों बच्चे इस सुनसान द्वीप पर जीना सीख चुके होते हैं। सारा सिर्फ उनकी माँ ही नहीं बल्कि उनकी टीचर भी बन जाती है। वो दोनों बच्चों को पढ़ना लिखना, प्रकृति के बीच जिंदा रहना और जीवन की हर छोटी बड़ी बात सिखाती है। एक दिन लिली अपनी माँ से मासूमियत से पूछती है, माँ, क्या मैं भी कभी आपकी तरह बड़ी हो जाऊंगी? सारा मुस्कुराते हुए उससे समझाती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके शरीर में कई बदलाव आएंगे और यही प्रकृति का नियम है। इसी दौरान मौसम अचानक बदल जाता है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगता है। सारा ऊपर चढ़कर छत ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार भीगने की वजह से उसे निमोनिया हो जाता है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। आखिरकार सारा समझ जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मरने से पहले वह दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और कहती है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तब मुझे यहीं दफना देना और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। कुछ ही समय बाद सारा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देती है। रिचर्ड और लिली भारी मन से उसकी आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। वे एक गड्ढा खोदते हैं और अपनी माँ को उसी द्वीप की मिट्टी में दफना देते हैं। अब दोनों बच्चे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। समय एक बार फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। कई साल गुजर जाते हैं और अब दोनों बच्चे बड़े होकर जवान हो चुके होते हैं। एक दिन रिचर्ड खेल खेल में लिली से कहता है कि दोनों अंडे छिपाएंगे और जो ज्यादा अंडे ढूंढ लेगा वही जीत जाएगा। लिली आसानी से ये खेल जीत जाती है। हार मानने के बजाय रिचर्ड समुद्र में गहराई तक गोता लगाता है और वहां से एक बेहद खूबसूरत मोती निकाल कर लाता है। वह यह मोती लिली को तोहफे में देता है। ये छोटा सा उपहार लिली को बहुत पसंद आता है और वह हमेशा उसे अपने पास रखने लगती है। अब दोनों किशोरावस्था पार कर चुके होते हैं। उनके अंदर भावनात्मक और शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। वे एक दूसरे को पहले से अलग नजर से देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें इन नई भावनाओं का मतलब समझ नहीं आता। एक दिन रिचर्ड मछली पकड़ने समुद्र में जाता है। वहां उसे एक पुरानी शर्त मिलती है। लौटते समय वह हमेशा की तरह शार्क को चकमा देकर सुरक्षित वापस आ जाता है। जब लिली को ये बात पता चलती है तो वह बहुत नाराज हो जाती है। वह रिचर्ड से कहती है कि शार्क के इलाके में जाना बहुत खतरनाक है और उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रिचर्ड हंसकर उसकी बात टाल देता है और कहता है कि वह बेवजह डरती रहती है। बातों बातों में रिचर्ड मजाक करते हुए कह देता है कि उसने कई बार लिली को चोरी छिपे अपनी तरफ देखते हुए पकड़ा है। लिली भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि रिचर्ड भी उसे अक्सर चुपके से देखता रहता है। रिचर्ड कहता है, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, अगर आज भी देखता हूँ तो इसमें गलत क्या है? ये सुनकर लिली थोड़ी झेप जाती है और वहां से चली जाती है। रिचर्ड उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, लेकिन लिली अचानक खुद को पीछे कर लेती है और कहती है कि अब उन्हें अलग अलग सोना चाहिए। कुछ दिनों बाद एक सुबह लिली अपने बिस्तर पर खून के निशान देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई गंभीर चोट लगी है। फिर उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। उसे समझ में आ जाता है कि यह उसके जीवन का पहला मासिक धर्म है और यह बिल्कुल सामान्य बात है। बाद में जब रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, तब लिली उसे वही बात बताती है जो कभी सारा ने उसे समझाई थी। अगली सुबह रिचर्ड बिना कपड़ों के सो रहा होता है। लिली उसे देखकर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। शर्मिंदा होकर रिचर्ड उसे वहां से जाने के लिए कहता है। कुछ समय बाद लिली अपनी माँ की कब्र पर बैठी होती है। तभी रिचर्ड वहां आता है और कहता है कि वह द्वीप के उस हिस्से में जाना चाहता है जहां जाने से सारा हमेशा मना करती थी। लिली उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह याद दिलाती है कि उनकी माँ ने वहां जाने से सख्त मना किया था, लेकिन रिचर्ड कहता है, वो तुम्हारी माँ थी, उनके बनाए नियम मुझ पर लागू नहीं होते। इतना कहकर वह अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे इंसानों के पुराने कंकाल दिखाई देते हैं। उसी समय उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपने शरीर पर मिट्टी मल लेता है और झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। थोड़ी ही देर में आदिवासी लोगों का एक समूह वहां पहुंचता है। वे अपने धार्मिक अनुष्ठान और बलि की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान एक आदिवासी रिचर्ड के बेहद करीब आ जाता है। रिचर्ड चाहे तो उस पर हमला कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह चुपचाप वहीं छिपा रहता है ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का पता न चले। रस्म खत्म होने के बाद आदिवासी वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड भी सुरक्षित अपने घर लौट आता है। उसे सही सलामत देखकर लिली की जान में जान आती है। अब दोनों को एहसास होने लगता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आखिरकार वे एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो जाती है। अब वे सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं।
उन्हें लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी हमेशा इसी तरह शांति से गुजरने वाली है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही इस सुनसान द्वीप पर बाहरी दुनिया एक बार फिर दस्तक देने वाली है। कुछ समय बाद एक दिन रिचर्ड और लिली समुद्र किनारे होते हैं। तभी उनकी नजर दूर समुद्र में चलते एक जहाज पर पड़ती है। इतने वर्षों बाद किसी जहाज को देखकर दोनों की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वे तुरंत आग जलाकर धुएं के जरिए संकेत देने लगते हैं। उनकी कोशिश रंग लाती है, क्योंकि कुछ देर बाद एक छोटी नाव उनकी तरफ बढ़ने लगती है। नाव से एक कैप्टन और उसकी बेटी सिल्विया उतरते हैं। वे मीठे पानी की तलाश में इस द्वीप पर आए होते हैं। बातचीत के दौरान सिल्विया को लगता है कि रिचर्ड और लिली भाई बहन हैं, लेकिन लिली मुस्कुराते हुए बताती है कि रिचर्ड उसका पति है। मेहमानों का स्वागत करने के लिए रिचर्ड उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और उनके लिए खाना तैयार करता है। रिचर्ड के हाथ का बना खाना सभी को बेहद पसंद आता है। खासकर सिल्विया उससे काफी प्रभावित हो जाती है और धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। अगले दिन रिचर्ड उन्हें द्वीप के अंदर मौजूद झरने तक ले जाता है, जहां से वे पीने का साफ पानी भर सकते थे। रात होने पर सभी लोग साथ बैठते हैं। माहौल हल्का फुल्का होता है और सिल्विया रिचर्ड के साथ नाचने लगती है। ये नज़ारा देखकर लिली पहली बार अपने अंदर जलन महसूस करती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वह रिचर्ड को खो न दे। बाद में वह रिचर्ड से साफ कहती है कि उसे सिल्विया से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरी ओर सिल्विया भी अपने दिल की बात छिपा नहीं पाती। वह रिचर्ड को अकेले में बुलाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड तुरंत पीछे हट जाता है। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। यह जवाब सुनकर सिल्विया को गहरा धक्का लगता है। गुस्से में वह रिचर्ड को थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। उधर उसी समय लिली झरने के पास नहा रही होती है। कैप्टन का एक लालची नौकर चुपके से उसे देख रहा होता है। उसकी नजर लिली के बालों में लगे उस अनमोल मोती पर होती है, जिसे कभी रिचर्ड ने समुद्र की गहराई से निकालकर उसे दिया था। कुछ देर बाद वह नौकर लिली को अकेला पाकर उसका रास्ता रोक लेता है। वह उससे मोती मांगता है। अपनी जान बचाने के लिए लिली मजबूरी में वह मोती उसे दे देती है, लेकिन मोती मिलने के बाद भी वह आदमी नहीं रुकता। उसकी नीयत और भी खराब हो जाती है। तभी रिचर्ड वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। नौकर के पास बंदूक होती है, इसलिए हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रिचर्ड समुद्र की तरफ भागता है। नौकर भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते समय नौकर गिर जाता है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है। रिचर्ड सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। नौकर भी उसका पीछा करते हुए पानी में उतर जाता है, लेकिन उसके शरीर से बहता खून समुद्र में फैल जाता है। कुछ ही पलों में शार्क उस खून की गंध सूंघ लेती है और नौकर पर हमला कर देती है। देखते ही देखते वह शार्क का शिकार बन जाता है। रिचर्ड सुरक्षित वापस लिली के पास लौट आता है। वह उसे बताता है कि कैप्टन जल्द ही इस द्वीप से जाने वाला है। अगर वे चाहें तो उसके साथ सभ्यता की दुनिया में वापस लौट सकते हैं, लेकिन लिली इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह कहती है कि वह अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में जन्म नहीं देना चाहती जहां लालच, हिंसा और धोखा हर जगह मौजूद हो। इसके बाद वह रिचर्ड को एक और खुशखबरी देती है। वह बताती है कि वह मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही रिचर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके सामने एक नया फैसला होता है, सभ्यता की दुनिया में लौटना या अपने परिवार के साथ इसी शांत द्वीप पर रहना। आखिरकार वह लिली का साथ चुनता है। कैप्टन और सिल्विया दोनों उन्हें अलविदा कहकर जहाज से वापस चले जाते हैं। रिचर्ड और लिली फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। समय बीतता है और उनके घर एक प्यारी सी बेटी जन्म लेती है। अब वे उसी तरह अपनी बच्ची की परवरिश करते हैं जैसे कभी सारा ने उन्हें प्यार, शिक्षा और जीवन जीने का तरीका सिखाया था। एक समय जो द्वीप उनके लिए अकेलेपन और संघर्ष की पहचान था, वही अब उनके परिवार की नई दुनिया बन चुका होता है। इसी खूबसूरत और भावुक दृश्य के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।